ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एएस लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं रतीक मानिया और आज हम अपने एक पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक तो है ही, बट पुराने टॉपिक का कंटिन्यूड पार्ट है जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो पहले टॉपिक चल रहा था, वो बेसिकली चल रहा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर। आई रिपीट, हमारा जो पुराना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड। हमने पढ़ा पिछली क्लास के अंदर कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा जो बिजनेस को डेली बेसिस पर या रेगुलर बेसिस पर पे ऑफ करना होता है। उस खर्चे को पे ऑफ करने के लिए जो पैसा बिजनेस ने संभाल के रखा होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वो पैसा जो बिजनेस नॉन करंट एसेट्स खरीदने के लिए रखता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और फिर साथ साथ हमने ये भी देखा कि बिजनेस को तीन सिचुएशंस में पैसों की जरूरत होती है। एक, जब बिजनेस स्टार्ट होता है; दूसरा, जब बिजनेस एक्सपैंड कर रहा होता है; तीसरा, जब बिजनेस को लॉस हो रहे होते हैं। फिर हमने देखा जब बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है तो कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो बिजनेस को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो दो जगहों से पैसा आ सकता है। एक आ सकता है इंटरनल सोर्सेज के थ्रू। इंटरनल सोर्सेज का मतलब ये है कि बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़े और बिजनेस अपने ही अंदर से फाइनेंस जनरेट कर ले बगैर किसी से मांगे। ठीक है। और दूसरा, एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू बाहर से पैसा लेके आना, लेकिन उसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। अब लास्ट सॉरी, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देख लिया था कि जब बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है तो इंटरनल सोर्सेज में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है। तो पर्सनल सेविंग्स के थ्रू आ सकता है और एक्स्ट्रा फिक्स एसेट्स को बेच के आ सकता है। आज हम देखने जा रहे हैं कि रिटेन प्रॉफिट क्या होते हैं और रिटेन प्रॉफिट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको रिटेन प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। रिटेन प्रॉफिट वो पैसा होता है जो बिजनेस के अंदर बचा कर रख दिया जाता है। लेट्स से आपके अबू जो है वो एक बिजनेस चला रहे हैं और आपके अबू जो है वो हर महीने अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाते हैं। नाउ व्हाट योर डैड डज इज दैट, वो हर महीने कमाते तो 1 लाख रुपए हैं, लेकिन वो उस 1 लाख रुपए में से 80,000 रुपए जो है वो आपकी अम्मी को लाकर दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैंने टोटल 80,000 रुपए कमाए। ये सारे पैसे जो मैंने अपने बिजनेस से कमाए थे वो मैंने तुम्हारे कदमों में लाकर रख दिए। आपकी अम्मी भी समझती है यार मेरा मियाँ कितना समझदार आदमी है, मुझसे कितना प्यार करता है, जितने पैसे कमाता है सारे मेरे पास लाकर रख देता है। ठीक है। आपके अबू प्यार करते हैं अम्मी से, लेकिन वो थोड़े से समझदार है। वो प्यार में जज्बाती नहीं हो रहे और जज्बात में बह नहीं रहे। उन्होंने स्मार्ट मूव क्या किया है, उन्होंने स्मार्ट मूव ये किया कि उन्होंने कमाए 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए निकाले और घर पर जाकर दे दिए। ये जो 80,000 रुपए आपकी अम्मी सॉरी आपके अब्बू ने बिजनेस से निकाल कर जो घर लेकर गए हैं, इस 80,000 रुपए को हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब होता है वो पैसा जो ओनर निकाल कर घर ले गया प्रॉफिट में से। अब इसकी बहुत सारी चीजें होती है, जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट में से लेकर गया हो, कैपिटल में से ले जा सकता है, फर्नीचर के फॉर्म में ले जा सकता है। मैं इतनी डिटेल में जाने से, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको आई एम ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सो वो पैसा जो ओनर बिजनेस से निकाल कर घर ले गया उसे हम कहते हैं ड्राइंग। तो आपके अब्बू ने लाख रुपए कमाए, उस लाख रुपए में से आपके अब्बू ने 20,000 रुपए बिजनेस में बचा कर रख लिए, चुपके से अम्मी को बगैर बताए 80,000 रुपए जाके रख दिए अम्मी के कदमों में और बोला जो कमाया था तुम्हारे पास मैंने दे दिया। ठीक है ना। अम्मी भी स्मार्ट है, अम्मी भी हर महीने जो है वो पूरे पैसे खर्च नहीं करती, थोड़े से 70,000 खर्च करती, 10,000 बचा के रख लेती और अब्बू से कहती देखो सारे पैसे खर्च हो गए और पैसे मुझे दो। ठीक है। तो अम्मी भी साइड में चुपके से कुछ ना कुछ पैसे जमा कर रही होती हैं और जब घर में कोई चीज़ आती तो अब्बू कहता है ये पैसे कहाँ से आए, अम्मी कहती बस वो मैंने बचा कर रखे थे। तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन चुपके से पैसे बचा कर रखे होते हैं। तो ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स वो पैसे जो ओनर अपने बिजनेस में से निकाल कर घर ले गया। और रिटेन प्रॉफिट क्या है? ड्राइंग्स करने के बाद जो पैसा बिजनेस में बच गया है ना, ड्राइंग्स करने के बाद जो बिजनेस में पैसा बच गया है वो रिटेन प्रॉफिट होता है। तो आपके अबू हर महीने 20-20 हजार रुपए अम्मी से चुपके से बचा के बिजनेस में रख रहे हैं और बिजनेस में रख रहे हैं, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपके अब्बू की मर्जी है। तो ये जो 20-20 20-20 हजार रुपए आपके अब्बू ने 5 महीने तक जमा कर लिए, ये 1 लाख रुपए बन गए। ये 1 लाख रुपए बिजनेस का रिटेन प्रॉफिट है। अच्छा, अब सीन कुछ ऐसा है कि जरूरी तो नहीं है कि हर बिजनेस में ओनर हो। सोल ट्रेडर बिजनेस है तो ओनर है, पार्टनरशिप बिजनेस है तो ओनर है। बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस है वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है।
बिजनेस जो है वो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब वहां तो कोई ओनर नहीं है। अब बिजनेस ने 1 लाख रुपए कमाए, 80,000 रुपए शेयर होल्डर्स को बांट दिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बिजनेस ने 1 लाख रुपए कमाए, 80,000 रुपए बांट दिए शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, 20,000 बचा के रख लिए। तो जो 20,000 रुपए बिजनेस ने बचा कर रखे होंगे, ये एट द एंड ऑफ द डे लाख, 2 लाख, 3 लाख में कन्वर्ट हो गए। ये रिटेन प्रॉफिट है। तो सवाल यह है कि रिटेन प्रॉफिट है क्या? रिटेन प्रॉफिट वो पैसा है, अगर सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस की बात हो रही है, तो रिटेन प्रॉफिट वो पैसा है जो ओनर की ड्राइंग के बाद बिजनेस के अंदर वापस से डाल दिया गया, या छोड़ दिया गया, या री इन्वेस्ट कर दिया गया। और अगर पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात हो रही है, तो डिविडेंड बटने के बाद बिजनेस में बचने वाला पैसा इज रिटेन प्रॉफिट। तो अब सवाल यह है कि एक बिजनेस को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, एक बिजनेस को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, तो बिजनेस कहां से पैसा लेकर आ सकता है? तो थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रिटेन प्रॉफिट। बिजनेस अपने ही जो पैसे चुपके से बचा कर रखे थे, उसी को इस्तेमाल कर ले। वो पैसे जो बिजनेस ने चुपके से बचा कर रखे थे, उसी को इस्तेमाल कर ले, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ले, काम आ जाएगा। अभी अपना पैसा है, अपना पैसा है ना। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई इसके फायदे क्या है रिटेन प्रॉफिट इस्तेमाल करने के, आप बोलो फायदे ही फायदे हैं। अपना पैसा है तो किसी को रिटर्न नहीं करना। अपना पैसा है तो दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है कि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। तीसरा फायदा भी है, अपना पैसा बिजनेस के अंदर ही पड़ा था, तो फॉरेन मिल जाता है, फॉरेन अरेंज हो जाता है, इंस्टेंटली अवेलेबल। बट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं रिटेन प्रॉफिट के। पहला प्रॉब्लम, ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए अवेलेबल नहीं। देखो, ये वो पैसा है जो ओनर ने महीनों से, सालों से जमा करके रखा है। तो एक बिजनेस जो नया नया खुला है, ठीक है ना, स्टार्टअप है, उसके बाद तो रिटेन प्रॉफिट होगा ही नहीं। पहला प्रॉब्लम। दूसरा, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास रिटेन प्रॉफिट जो है वो अवेलेबल तो होता है, लेकिन छोटी अमाउंट में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरे पास रिटेन प्रॉफिट के फॉर्म में 5 लाख रुपए पड़े, मैंने घर वालों से छुपा 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 के थोड़े 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 करके जमा कर लिए, 5 लाख बन गए। अब ऐसे स्मार्ट बिजनेसमैन मैं क्या करूंगा? 5 लाख रुपए संभाल के रखूंगा? मैं किसी को भी बोलूंगा मेरे पास 5 लाख रुपए रखे हुए, को बोलेगा तुम पागल हो, क्यों रखे हुए? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो ज्यादातर ये जो ओनर रिटेन प्रॉफिट इस्तेमाल करते, जमा करते हैं ना, थोड़ा 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 करके, इसको कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसेस के पास रिटेन प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो वो एक्स्ट्रा पड़ा नहीं होता, वो थोड़ी सी अमाउंट में पड़ा होता है। तो रिटेन प्रॉफिट की अमाउंट ज्यादातर बिजनेसेस के पास अवेलेबल होती ही नहीं है, होती है तो बहुत थोड़े से फॉर्म में होती है। जैसे ही किसी बिजनेस के पास रिटेन प्रॉफिट जमा होता है, वो उसको फौरन से किसी और जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, या उसको फौरन से वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट करके, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20-20 हज़ार रुपए जमा हो रहे हैं ना हर महीने, मैंने बोला 20-20 हज़ार एक्स्ट्रा है, मैंने फॉरन से रिटेन प्रॉफिट को कन्वर्ट किया वर्किंग कैपिटल में। जहां मैं 80,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद रहा था, मैं लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदना शुरू कर दूंगा। रिटेन प्रॉफिट थोड़ा 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 करके आपकी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता चला जाता है। तो ज्यादातर बिजनेस रिटेन प्रॉफिट को ऐसे ही नहीं रखते, वो या तो उसको वर्किंग कैपिटल में कन्वर्ट करके बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं, या वो उस बिजनेस से रिटेन प्रॉफिट को जमा करते करते किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं। ये है हमारे पास रिटेन्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब सीन कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक ऑप्शन और भी है फाइनेंस रेस करने का। ऑप्शन है मेरे पास रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, ये जो रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल है, मैं आपको भी समझा रहा हूं, लेकिन याद रखना ये रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। लेट्स लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये है क्या। मेरे पास मेरा एक बिजनेस है, और मैं अपने इस बिजनेस में क्या करता हूं कि मैं अपने इस बिजनेस के अंदर जो है वो टी शर्ट बनाता हूं। बिजनेस मॉडल बड़ा सिंपल है मेरा। मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैं क्या करता हूं, हर महीने 80 लाख रुपए का धागा, कॉटन, कपड़ा यानी रॉ मटेरियल खरीदता हूं। मैं हर महीने 80 लाख का धागा, कॉटन, कपड़ा, रॉ मटेरियल खरीदता हूं। ठीक है, आ गया धागा, कॉटन, कपड़ा, रेंट देता हूं, वेजेस देता हूं, सैलरी देता हूं। ठीक है, और टी शर्ट बनाता हूं। 1 करोड़ के टी शर्ट बन गए, 1 करोड़ 10 लाख में बेच दिए। अगले महीने फिर मेरे पास 1 करोड़ 10 लाख है। अब मैं 10 लाख रुपए घर ले गया, पार्टी करी। 1 करोड़ में से मैंने फिर 80 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा, धागा, कॉटन, कपड़ा। फिर मैंने रेंट, वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह पे ऑफ किए। 1 करोड़ के शर्ट बनाए, 1 करोड़ 10 लाख में फिर मैंने बेच दिए। 10 लाख घर ले गया, पार्टी।
फिर 1 करोड़ रुपए का सेम प्रोसेस। तो आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। अच्छा, एक दिन मेरे दोस्त मेरे पास आया, बोले ब्रो क्या कर रहे हो? मैंने बोला, यार फैक्ट्री चला रहा हूँ। बोला, अच्छा गुड, क्या सीन है? मैंने कहा बड़ा सिंपल सा सीन है, 1 करोड़ रुपए पड़े हैं मेरे पास, इन्वेस्ट करता हूँ, टी शर्ट बनाता हूँ, 1 करोड़ 10 लाख में बेचता हूँ। बोलते बस 10 लाख रुपए? मैंने क्या मतलब 10 लाख रुपए? मैं जो मैं बार बार पैसे लगा रहा हूँ, 10% प्रॉफिट है भाई मेरा। कहता अच्छा, 10% बस? मैंने क्या बस बहुत है मेरे लिए? कहते मेरे पास एक स्कीम है, लक्ष्मी चिट फंड। अच्छा, लक्ष्मी चिट फंड, ये क्या स्कीम है भाई? उससे बोला देखो स्कीम बड़ी सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ उसमें होगा क्या। मैंने बोला अच्छा, समझाओ मुझे इसके अंदर क्या होगा। उससे बोले काम करो, आप मुझे पैसे दो 1 करोड़ रुपए, 21 दिन में, 21 डेज में पैसे डबल। मैंने बोला अच्छा, डबल मतलब 100%? उसने बोला हाँ। मैंने बोला यहां मैं 1 महीने में ख्वारी कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, टी शर्ट बना रहा हूं, बेच रहा हूं 10%, और यहां पर 21 दिन में, 21 डेज, ये मुझे 100% करके दे रहा है, यानी मेरे प्रॉफिट मार्जिन से 90% ज्यादा। मैंने बोला ये तो बड़ा गुड सीन है। मैंने उठाया और उसको पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए दे दिया। अब मेरे माइंड में वर्किंग क्या है, 1 महीने बाद मुझे 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मैं 1 करोड़ रुपए घर ले जाऊंगा, पार्टी करूंगा, वापस से 1 करोड़ रुपए बिजनेस में डाल दूंगा, फिर उसका टी शर्ट बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बैट दी बैक ऑफ द माइंड मेरी यही कैलकुलेशन है। 21 दिन गुजरे, मैंने दोस्त को फोन किया, मैंने बोला हाँ भाई 100%? कहता है फोन ही नहीं लगा। फिर लगाया, फिर नहीं लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, 21 दिन के 24 दिन हो गए। मैंने बोला भाई क्या हुआ? उसके घर गया तो पता चला ना दोस्त था, ना घर था, ना लक्ष्मी थी, ना चित था, ना फंड था, लेके भाग गया सारे पैसे। अब क्या हुआ? अब ये जो मैंने नया वेंचर किया था, ये तो जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो, खत्म। लेकिन ये जो नया बिजनेस मेरा जीरो हुआ है, इसने मेरे पुराने बिजनेस को जीरो कर दिया। कैसे? ऐसे कि आपको याद होगा मैंने वर्किंग कैपिटल बताया था, वर्किंग कैपिटल गाड़ी के पेट्रोल की तरह है, ये बिजनेस का पेट्रोल है। जितना ज्यादा उतना दूर तक बिजनेस जाएगा, जितना कम उतना जल्दी बिजनेस जाकर खड़ा हो जाएगा। मैंने अपने बिजनेस का पेट्रोल निकाल के दे दिया। इमेजिन करो आपकी गाड़ी आपके घर में खड़ी, आपने अपनी गाड़ी का पेट्रोल निकाला, दोस्त को दे दिया। अब पेट्रोल तो दोस्त के पास है ना भाई। अब या तो आप दूसरी जगह से पेट्रोल लेके आओ तो आपकी गाड़ी चलेगी आगे, या दोस्त आपका पेट्रोल आपको आपके वापस कर जाए। वर्किंग कैपिटल की ये इंपॉर्टेंस है। मैंने 1 करोड़ रुपए निकाला और दोस्त को दे दिया। अब अगर मैं अपनी वापस से फैक्ट्री चलाना चाहता हूं, तो भाई मुझे वापस से 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं वो 1 करोड़ आएंगे, फिर मैं 80 लाख का रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ठीक है, फिर मैं रेंट दूंगा, वेजेस दूंगा, सैलरीज दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल दूंगा, फिर 1 करोड़ का टी शर्ट बनाऊंगा, फिर उसको 1 करोड़ 10 लाख में बेचूंगा। ये जो मेरा वर्किंग कैपिटल था, वर्किंग कैपिटल यानी कैपिटल, वो कैपिटल जिसकी वजह से बिजनेस की वर्किंग चलती रहती है, मैंने वही कैपिटल निकाल के बाहर फेंक दिया। अब वो कैपिटल ही नहीं तो वर्किंग कैसे होगी भाई? बिजनेस डूब गया। बहुत सारे बिजनेसमैन ये गलती करते हैं। ये आजकल आपने देखा होगा गोल्ड में, सिल्वर में अप डाउन चल रहा है, अभी अल्लाह ना करे सिल्वर या गोल्ड क्रैश होगा, बहुत सारे लोग डूब जाएंगे। वो गोल्ड क्रैश की वजह से नहीं डूबेंगे, वो अपने बिजनेस का जो वर्किंग कैपिटल निकाल के दूसरी जगह लगाए ना, उस चक्कर में डूबेंगे। जब किसी दूसरी जगह पे ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा होता है ना, तो बिजनेसमैन लालच में अपने एक्स या दूसरे बिजनेस का वर्किंग कैपिटल निकाल के किसी तीसरे बिजनेस में डाल देता है, वो डूबता है बिजनेस, तो उसकी वजह से जिस बिजनेस का वर्किंग कैपिटल निकाला होता है वो बिजनेस भी डूब जाता है। अब ये एक बहुत रिकमेंडेड मेथड नहीं है, बहुत रिस्की मेथड है, लेकिन है तो सही ना। रिस्की है तो है, मेथड तो अवेलेबल है। पहला फायदा, अपना ही पैसा है तो फौरन मिल जाता है। अपने ही बिजनेस में पड़ा है, निकाला किसी और को दे दिया, दोस्त को 1 दिन के नोटिस पे मैंने 1 करोड़ पे निकाल के दे दिया लक्ष्मी चिट फंड के लिए, इंस्टेंटली अवेलेबल। दूसरा फायदा, किसी को रिटर्न नहीं करना, तो डज नॉट नीड टू बी रिटर्न, इस पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लग रहा। बट नुकसान क्या है? नुकसान ये है भाई कि अगर कोई भी गलती हुई, इस वर्किंग कैपिटल के साथ जरा भी हैंकी पैंकी या हल्का फुल्का सा भी मिसहैप हुआ, तो पैसे नहीं डूबेंगे, कि जिस बिजनेस का पेट्रोल है वो पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो इस पैसे को बहुत सोच समझ के हाथ लगाना होता है, इतना आसान नहीं है इस बिजनेस के साथ, इस वर्किंग कैपिटल के साथ छेड़छाड़ करना। अच्छा जी, तो ये तो थे हमारे पास इंटरनल सोर्सेस। अब जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। सो द क्वेश्चन इज एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है? एक्सटर्नल सोर्स का मतलब यह है कि बिजनेस को पैसों की जरूरत थी और बिजनेस ने किसी थर्ड पार्टी से फाइनेंस रेज कर लिया। सो इंटरनल सोर्स में क्या था?
द बिजनेस रेजेस फाइनेंस फ्रॉम विद इन इट सेल्फ, अपने ही अंदर से फाइनेंस रेज किया है, तो ना किसी को रिटर्न करना ना किसी को देने की टेंशन है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब ये कि आप किसी बाहर के बंदे से पैसे लेके आए। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है? आप किसी बाहर के बंदे से पैसा लेके आए। तो भाई अगर आप किसी बाहर के बंदे से पैसे लेके आए हैं तो याद रखिए, ये पैसा आपने रिटर्न भी करना है और इस पे कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट भी लग रहा होगा। कुछ केसेस होंगे एक्सटर्नल सोर्सेज में जहां रिटर्न नहीं करना होगा, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होगा कि हमने रिटर्न करना होगा पैसा। सो एक्सटर्नल सोर्सेज इज वेयर इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस वेयर अ बिजनेस रेजेस इट्स फाइनेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, किसी बाहर के बंदे से पैसा लेकर आया। अच्छा, एक्सटर्नल सोर्स में हमारे पास अब दो सोर्सेज हैं। एक शॉर्ट टर्म सोर्स, यानी थर्ड पार्टी से पैसा उठाया है, थर्ड पार्टी से पैसा उठाया है और वो वापस करना है विद इन 1 ईयर। दूसरा है लॉन्ग टर्म सोर्स, थर्ड पार्टी से पैसा उठाया है और रिटर्न करने के लिए हमारे पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है, मोर देन 1 ईयर। अच्छा, अब आप देख सकते हो यहां पर बीच में जो है वो मीडियम टर्म सोर्स भी है। द रीजन वाई आई हैव रिटन दिस मीडियम टर्म सोर्स ओवर हियर इज बिकॉज पुराना कोर्स यानी 2023 के अपडेट से पहले हम लोगों के पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीन सोर्सेज होते थे। ठीक है, तो रखा हुआ यहां पर इसलिए ताकि कभी आप पास पेपर में कोई क्वेश्चन देखो तो आप ये मुझे देख के मत, मतलब ये मत बोलो कि सर आपने तो मीडियम टर्म सोर्स कराया नहीं। तो आपको बता दिया कि पुराने पैटर्न के अंदर मीडियम टर्म सोर्स का कॉन्सेप्ट था, अब खत्म हो चुका है। तो अब हमारे पास दो सोर्सेज ही हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, मनी दैट नीड्स टू बी रिटर्न विद इन 1 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज, मनी दैट नीड्स टू बी रिटर्न इन अ स्पैन ऑफ मोर देन 1 ईयर। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, मतलब शॉर्ट टर्म सोर्स में हमारे पास क्या क्या है। यानी अगर एक बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ रही है और वो एक्सटर्नल सोर्स से पैसा लेके आ रहा है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स में जो पहला ऑप्शन अवेलेबल है हम लोगों के पास वो है शॉर्ट टर्म सोर्स का ऑप्शन अवेलेबल। शॉर्ट टर्म सोर्स के अंदर जो हम लोगों के पास पहला ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ओवरड्राफ्ट समझने के लिए भी आपको थोड़ी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी। लेट्स से आज मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े और मैंने आपको 1,001 रुपए का चेक दे दिया। ठीक है, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए है, मैंने आपको 1,001 रुपए का चेक दे दिया। आप बैंक गए 1,001 रुपए का चेक लेके, बैंक ने 1,001 रुपए का चेक देखा और बैंक ने उस चेक को रिटर्न कर दिया, डिसऑनर कर दिया, बाउंस कर दिया और साथ में रीजन लिख दिया, इनसफिशिएंट बैलेंस। क्या लिख दिया? इनसफिशिएंट बैलेंस। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि बेटा आपने अपनी औकात से ज्यादा का चेक दे दिया। इट्स अ फैंसी वर्ड, इनसफिशिएंट बैलेंस मतलब है आपकी औकात नहीं है इतनी जितने का आपने चेक इशू कर दिया। सो मतलब ये है कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हों, अगर आपने उससे 1 रुपए के ऊपर का भी चेक इशू कर दिया तो बैंक हैज ऑल द राइट टू रिटर्न, बाउंस और डिसऑनर योर चेक और वॉट एवर यू मे कॉल इट। अब सवाल ये कि ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट में ये होता है कि बैंक आपको एक एक्स अमाउंट प्रॉमिस कर देता है, बैंक आपको एक एक्स अमाउंट प्रॉमिस कर देता है। लेट्स से इन माय केस मैंने आपसे बोला बैंक ने मुझे 500 रुपए प्रॉमिस कर दिए। तो अब यह है कि वट एवर माई अकाउंट बैलेंस इज, यानी मेरे अकाउंट में जितना भी बैलेंस है मैं उससे 500 रुपए तक के ऊपर का चेक दे सकता हूं, बैंक मना नहीं करेगा। सो अगर मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए पड़े हैं मैं 1,500 रुपए तक का चेक दे सकता हूं, बैंक उसको डिसऑनर नहीं करेगा। मेरे अकाउंट में अगर 500 रुपए में 1,000 रुपए तक का चेक दे सकता हूं, मेरे अकाउंट में जीरो है, कोई बैलेंस नहीं है, तब भी मैं 500 रुपए तक का चेक दे सकता हूं, बैंक उसको डिसऑनर नहीं करेगा। सो ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली एन एक्स अमाउंट। अब एक्स तो लिखोगे, आप लिखोगे ओवरड्राफ्ट इज बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट दैट इज promised बाय द बैंक टू द बिजनेस दैट कैन बी एक्सीडेड ऑन टॉप ऑफ करंट बैलेंस। यानी अमाउंट बैंक ने फिक्स अमाउंट प्रॉमिस कर दी और वो उतनी अमाउंट है जो आप करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर टॉप अप कर सकते हैं। तो अगर मुझे 500 रुपए प्रॉमिस किया है और 1,000 रुपए बैंक में पड़ा है तो 1,500 रुपए तक दे सकता हूं। और अगर मेरा करंट अकाउंट बैलेंस जीरो है तो मैं तब भी 500 रुपए तक का चेक इशू कर सकता हूं, बैंक मना नहीं करेगा। अच्छा, फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा इंस्टेंटली अवेलेबल। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा क्या है? इंस्टेंटली अवेलेबल। अच्छा, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी वर्किंग या पेपर वर्क रिक्वायर्ड नहीं होता है। बैंक क्या करते हैं,
रिलेशनशिप के बेसिस पे, पीआर के बेसिस पर बिजनेसेस को जो है वो ओवरड्राफ्ट कमिट कर देते हैं, और वो एक कॉल के ऊपर अवेलेबल होता है। बैंक ने कोई है ना, बिजनेस ने कॉल की और वो बस एक कॉल के ऊपर या आधा एक घंटे 2 घंटे के प्रोसेस के ऊपर बैंक आपको ओवरड्राफ्ट इशू कर देता है, तो इंस्टेंटली अवेलेबल। पहला फायदा, अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे कैश की जरूरत है तो आपको इमीडिएट बेसिस पे ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, फायदा ही फायदा है। दूसरा फायदा, अच्छा नॉर्मल लोन लेने जाते हो ना आप, तो बैंक आपसे घर गाड़ी जायदाद के जो है वो पैसे मांगता है इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल। अब आप बोलेंगे सर ये कोलैटरल क्या है? ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। कोलैटरल क्या है? कोलैटरल का मतलब आपने मूवीज में और ड्रामों में एक वर्ड सुना होगा, गिरवी, सिक्योरिटी। जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं ना, तो बैंक बोलता है मेरे पास कोई चीज सिक्योरिटी गिरवी पे रखाओ, घर के पेपर, गाड़ी के पेपर, बाइक के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर, ताकि कल को अगर तुम भाग जाओ तो मैं इस चीज को बेच के अपना अमाउंट रिकवर कर सकूं। सिक्योरिटी, गारंटी, इसे इंग्लिश में कोलैटरल कहते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी रिपोजेस्ड, और उर्दू में इसको आप सिक्योरिटी या गिरवी जो भी बोलना चाहो बोलो। ओवरड्राफ्ट के केस में ही होता है कि बैंक आपसे कोई चीज कोलैटरल या गिरवी नहीं रखता, बगैर किसी गारंटी कोलैटरल के आपको ओवरड्राफ्ट दे देता है, तो फायदा ही फायदा है, बगैर कोलैटरल के लोन मिल रहा है। अब ये दो बड़े फायदे हैं ओवरड्राफ्ट के। अब दो सबसे बड़े नुकसान सुनो। पहली चीज, बैंक का काम बड़ा सिंपल है भाई। बैंक कहता है भाई पैसा दिया है, पैसा चाहिए। अगर बैंक आपको पैसा दे रहा है तो आपसे इंटरेस्ट रेट मांगेगा, और अगर आपने बैंक ने आपको पैसा दिया है और रिस्क लिया है तो बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा डिमांड करेगा। ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लग रहा होता है। अगर नॉर्मल बैंक 10% ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो क्रेडिट कार्ड पे वो 16, 17, 18, 20% तक इंटरेस्ट रेट लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इशू करने से पहले बैंक कोई गारंटी नहीं रखवाता। बैंक का सिंपल सा रूल है, बैंक कहता है कि मैंने तुमको लोन दिया है बगैर प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के, तो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान तो किया है, लेकिन खुद के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क भी लिया है। और बैंक कहता है भाई रिस्क लिया है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चाहिए। आप खुद भी बताओ, अगर आपका भी कोई बिजनेस होता, अगर आप हाई रिस्क बिजनेस पे काम करो तो आप बोलोगे भाई इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो हमेशा याद रखो, ओवरड्राफ्ट जो होते हैं वो वेरी एक्सपेंसिव लोन्स होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ लोन ही होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, पहला तो एक्सपेंसिव है, मतलब इंटरेस्ट रेट इस पर ज्यादा चार्ज होगा। दूसरा, अल्लाह का वास्ता है, दोनों हाथ जोड़ रहा हूं, मर जाना एक्सपेंशन के लिए ओवरड्राफ्ट रेकमेंड मत करना। मैंने इतने केसेस में देखा है कि पेपर 2 के अंदर एग्जामिनर पूछ रहा है कि बिजनेस वांट्स टू एक्सपैंड, व्हाट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर अवेलेबल। अब बच्चा परेशान, बच्चा थोड़ा सा आपको पता है कोकोमो पाकिस्तानी बच्चा, वो लिख के आ जाता है ओवरड्राफ्ट। अबे अल्लाह के बंदे, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है। पहली बात, जब कोई बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो बड़ी जगह, ज्यादा मशीनरी, ज्यादा वर्किंग कैपिटल, तो अमाउंट बड़ी चाहिए। तो एक्सपेंशन के लिए अगर आप बड़ी अमाउंट ले रहे हो तो ओवरड्राफ्ट का पहला ही नुकसान क्या है? हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है। तो इतनी बड़ी अमाउंट पे इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट दोगे, आपका तो दिवालिया निकल जाएगा। एक दूसरी चीज समझो भाई, ओवरड्राफ्ट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, 2, 4, 5, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, मैक्स साल। वैसे होता नहीं, लेकिन मैक्स साल। अब एक्सपैंड कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी अमाउंट ले रहे हो, नया बिजनेस खोल रहे हो, बड़ी जगह पे जा रहे हो, आपको टाइम भी तो चाहिए ना सेटल होने के लिए। आप कम से कम बोलोगे मैं बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूं, नए लेवल पे जा रहा हूं, साल, 2 साल, 3 साल तो चाहिए ना देखने के लिए चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है ना। अब मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बोला मेरे अब्बा ने इंतकाल से पहले मुझे एक मशवरा दिया था। मैंने बोला अच्छा क्या? कहता है 18 महीने तक बिजनेस को देखना, कभी भी नया बिजनेस खोलो 18 महीने तक देखो। 18 महीने तक अगर उसको आप नहीं चला पाओ ना, तो इट्स टाइम दैट यू शुड क्लोज इट डाउन। ठीक है ना। अब इमेजिन करो बंदे ने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया होता, 6 महीने बाद बैंक आता, कहता भाई लाओ ओवरड्राफ्ट वापस करो जो तुमने एक्सपेंशन के लिए लिया था। वो कहता नहीं, मेरे अब्बू ने बोला था मरने से पहले 18 महीने वेट करना। बैंक बोलेगा ओ भाई, अब बातें ऊपर चले गए, ओवरड्राफ्ट हम 1.5 साल 18 महीने के लिए नहीं देते। बोले नहीं नहीं, मैं तो नहीं वापस कर रहा। बैंक बोलेगा आपकी गलती है भाई, आपको लेना ही नहीं चाहिए था। अगर आपको 18 महीने तक वेट करना था तो आपने क्यों लिया ओवरड्राफ्ट? समझ आ रही है मेरी बात? तो एक्सपेंशन के लिए कभी भी ओवरड्राफ्ट रेकमेंड नहीं करते हैं। ये था हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में सबसे पहला ऑप्शन, ओवरड्राफ्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है जो बिजनेसेस यूज करते हैं, डेट फैक्टरी। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको इस चैप्टर शुरू कराते हुए एग्जांपल दी थी, एक लड़का अनस जिसने चाय की दुकान खोली थी। उसी की एग्जांपल को वापस लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, अनस भाई ने जो है वो मुझे 1 करोड़ रुपए उधार दिए। ठीक है। अब अनस भाई ने मुझे 1 करोड़ रुपए उधार दे दिए। मैंने अनस से प्रॉमिस किया कि जो आप मुझे 1 करोड़ रुपए का उधार दे रहे हैं,
मैं आपको ये 1 करोड़ रुपए 12 महीने बाद, यानी 1 साल के बाद रिटर्न करूंगा। मेरी अनस की कमिटमेंट होगी, मेरी अनस की दोस्ती थी। अनस ने मुझे 1 करोड़ रुपए उधार दे दिए 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। अब मैंने क्या किया, मैंने वो 1 करोड़ रुपए अनस से लिए और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, अनस को अपना 10 साल पुराना प्यार मिल गया। स्कूल में वो पसंद करता था, वो फिर वो चली गई थी, वो ब्रेकअप हो गया था। 10 साल के बाद अनस की जिंदगी में वापस आई। अब अनस ने बोला, यार मैं एक दफा इस लड़की को खो चुका हूं, मैं इसको वापस से खोना नहीं चाहता। अच्छा भाई, ठीक है, हो गया। अनस बड़े जज्बाती थे। घर वालों ने बहुत समझाया, लड़की सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, दिमागा नहीं है। कोई बात नहीं, अनस ने बोला डन है, फिर भी मुझे रिश्ता भेजना है। अनस भाई ने वही गलती की, बाइक पे घर पे रिश्ता डालने चले गए। घर वालों ने पूछा, अच्छा लड़का क्या करता है? बोला बिजनेस करता है। अच्छा, किस में आया? बोला बाइक पे आया। बोला अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। 2 दिन बाद पता लगा, लड़की वालों ने बोला कि भाई हमारे इस्तेखारे में ना आई है, मना कर दिया। अब अनस परेशान, क्या करे क्या करे क्या करे। वो अपने एक दोस्त के पास गया, दोस्त ने बोला तुम पागल हो, रिश्ता लेने गए तुम, वो भी बाइक पे, सिविक में जाना चाहिए था। अनस ने बोला अच्छा, सिविक में जाना चाहिए था। अच्छा भाई। उसने बोला सिविक में जाते तो लड़की के इस्तेखारे में भी हाँ आता, लड़की की अम्मी के भी, और अम्मी के अम्मी के इस्तेखारे में भी हाँ आता, पूरे खानदान के इस्तेखारे में हाँ आ जाता। सिविक में जाते तो सही एक बार। बोला अच्छा भाई, ऐसा भी है, ठीक है। अब अनस भाई के पास पैसे ही नहीं। अनस मेरे पास आया, सर मैंने आपको 1 करोड़ रुपये उधार दिए थे, मुझे वापस चाहिए। मैंने बोला कैसे वापस चाहिए? तुमने तो मुझे 1 साल के लिए दिए थे, अभी तो सिर्फ 2 महीने गुजरे, मैं तो तुम्हें पैसे वापस नहीं कर सकता, मैंने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने रॉ मटेरियल ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, मेरे पास तो 1 करोड़ है ही नहीं, खत्म। ऐसे बोला मुझे तो चाहिए पैसे। रोना धोना शुरू कर दिया। वो मुझे छोड़ के चली गई थी एक बार, मैं वापस से उसको जिंदगी में खोना नहीं चाहता, और मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। मैंने बोला भाई बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने मुझे 1 साल के लिए उधार दिया था ना यार, मैं आपको कैसे वापस कर दूं? मैंने तो आपसे वापस करने तो है मुझे, लेकिन मैं तो इन्वेस्ट कर दिए। और वो 1 साल के बाद 10, अब 2 महीने गुजरे, आपको यू विल हैव टू वेट फॉर 10 मंथ्स। अनस ने बड़ा रोना धोना किया, मैंने बोला यार सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अनस परेशान। किसी ने अनस को मशवरा दिया, आप एक काम करो, आप डेट फैक्टरिंग कर लो। अनस ने बोला वो क्या होती है? बोला आप एक स्पेशलिस्ट रिकवरी एजेंसी के पास चले जाओ। अब अनस भाई जो है वो एक रिकवरी एजेंसी के पास पहुंचे, उसके पास गए, उसको बोला भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे लड़की थी वो छोड़ के चली गई थी, मैं उसको वापस से खोना नहीं चाहता, ये हो गया वो हो गया। रिकवरी एजेंसी वाले ने बोला भाई इतनी लंबी नहीं करो, मसला क्या है? अनस ने बोला मैंने सरअतीक को 1 करोड़ रुपए दिए थे 1 साल के लिए, अब मुझे फौरन पैसे चाहिए। रिकवरी एजेंसी वाले ने बोला अच्छा ठीक है। उसने मुझे बुलाया, बोला भाई क्या कह रहा है ये बंदा, सही कह रहा है, आपने लिए 1 करोड़ रुपए? मैंने हाँ। रिकवरी एजेंसी वाला कह रहा है कि आप 1 साल बाद वापस कर दो कि? मैंने ना। वो बोला क्या मतलब? मैंने नहीं नहीं, मेरा मतलब है दूंगा तो सही, लेकिन साल बाद नहीं, 10 महीने बाद दूंगा, क्योंकि 2 महीने तो गुजर चुके हैं। रिकवरी एजेंसी वाले ने बोला अच्छा ठीक है। उसने अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस की, मतलब सारा कुछ एग्जामिन किया, दोनों केस जेन्युइन लगे। रिकवरी एजेंसी वाले ने बनाया एक ट्रायंगल, एक ट्रियो बना दिया, विन विन सिचुएशन वाला। अच्छा भाई, ये विन विन सिचुएशन वाला ट्रियो क्या है? रिकवरी एजेंसी वाले ने बोला भाई अनस को, देखो तुमने कितने पैसे लेने हैं सर अतीक से? उसने बोला 1 करोड़। कह रहा अच्छा, लेकिन 10 महीने वेट करना है। अनस ने बोला नहीं। बोला वो छोड़ के चली गई तो? रिकवरी एजेंसी वाले ने बोला एग्जैक्टली exactly, एक दफा खो चुके हो, वापस से मत खोना, फौरन से सिविक खरीदो। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा, ये 1 करोड़ के बदले मैं आपको 80 लाख रुपए दूंगा, 80 लाख रुपीस। आपने क्या करना है, आपने ये जो पैसे हैं आपने मेरे नाम पर राइट ऑफ कर देने हैं। यानी 10 महीने बाद अब जब सर अतीक पैसे देंगे, तो वो आपको नहीं देंगे, वो मुझे देंगे, रिकवरी एजेंसी को। आपका ताल्लुक सर अतीक से खत्म। अनस ने बोला डन। 80 लाख रुपए ले लिए और सर अतीक का उधार रिकवरी एजेंसी के नाम पर राइट ऑफ कर दिया। अच्छा जी, रिकवरी एजेंसी वाले ने दी थे 1 लाख, 80 लाख सॉरी, सर अतीक वापस करेंगे 1 करोड़, तो रिकवरी एजेंसी वाले को 20 लाख का हो गया मुनाफा। और मुझे जो है वो 10 महीने बाद पैसे वापस करने थे, मैं अभी भी 10 महीने बाद पैसे वापस करूंगा। ट्रियो बन गया, विन विन विन। अनस को फॉरेन चाहिए थे पैसे, फॉरेन मिल गए। रिकवरी एजेंसी वाले ने 80 लाख लगाए थे, उसको उसके अगेंस्ट 20 लाख का प्रॉफिट मिल गया। और मुझे जो टाइम चाहिए था, मुझे मेरा टाइम मिल गया। तीनों का फायदा, फायदा भी है, नुकसान भी है। अब हम अनस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, अनस को क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ। बहुत सारे बिजनेसेस को जब अर्जेंट कैश की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, वो डेट फैक्टरिंग कर लेते हैं। अच्छा भी, पहला फायदा, कैश इज रिकवर्ड क्विकली। जाहिर सी बात है, जहां 10 महीने वेट करना था, वहां 10 15 20 दिन में पैसा आ गया, वेट नहीं करना पड़ा,
इंस्टेंट पैसा आ गया। अब सोचो 10 महीने के बाद क्या हुआ, 10 महीने के बाद रिकवरी एजेंसी वाला मेरे पास आया, मैंने बोला भाई मैं तो बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास तो 1 करोड़ देने को है ही नहीं। अब ये जो 1 करोड़ का नुकसान हुआ ये अनस को नहीं हुआ, अब ये रिकवरी एजेंसी को हुआ, क्योंकि अनस तो 80 लाख रुपए ले जा चुका है और रिकवरी एजेंसी के नाम पे सारा का सारा डेट पे ऑफ कर चुका है। अब ये अनस का मसला नहीं, रिकवरी एजेंसी और सर अतीक का मसला है। अनस इज आउट ऑफ द पिक्चर। तो अगर बिजनेस रिकवरी एजेंसी के थ्रू अपने डेट्स को अगर डेट फैक्टरिंग करा लेता है तो बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत कम है। यानी पैसा जो रिकवरी लॉस हुआ वो तो हुआ 20 लाख का, वो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा जो रिकवरी जो रिमेनिंग अमाउंट का लॉस था वो बच गया, बैड डेट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन नुकसान भी है। पहला नुकसान ऑब्वियसली बात है, 1 करोड़ रुपए आने थे, 80 लाख रुपए आए, तो रिकवरी लॉस तो अपनी जगह हुआ ही हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान आपको पता है क्या होता है डेट फैक्टरिंग का? डेट फैक्टरिंग नॉर्मल केसेस में नहीं होती, डेट फैक्टरिंग बहुत एक्सट्रीम केसेस में होती है जहां बिल्कुल बिजनेस फंस जाता है। डेट फैक्टरिंग उसी वक्त होती है जब बिजनेस के पास कुछ बेचने को ना हो, रिटेन प्रॉफिट ना हो, वर्किंग कैपिटल ना हो, कहीं से लोन ना आ रहा हो, बहुत एक्सट्रीम केस में जब बंदा फंस जाता है ना, तो वो डेट फैक्टरिंग करता है, रिसीवेबल्स बेचता है। अगर मार्केट में किसी बिजनेस को पता लग जाए ना कि भाई ये दूसरा बिजनेस अपने रिसीवेबल्स बेच रहा है, तो बहुत नाम खराब होता है, ऐसे बिजनेस के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर बिजनेस की एक बैड रेप्यूटेशन बिल्डअप हो जाती है कि यार इस बिजनेस के पास तो वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, ये अपने रिसीवेबल्स बेच रहा है, तो बिजनेस बहुत फाइनेंशियल क्रंच में है। तो इतने फाइनेंशियल क्रंच में अगर कोई बिजनेस होता है तो कोई दूसरा बिजनेस इसके साथ डील करने को तैयार नहीं होता कि यार इसके पास तो अपनी वर्किंग कैपिटल के पैसे नहीं, क्या पता ये बिजनेस कब बंद हो जाए। तो केस ये है कि ये बहुत बैड रेपुटेशन बिल्डअप करता है, और कोई भी बिजनेस ऐसे बिजनेस के साथ काम नहीं करता जिसके पास डेट फैक्टरिंग की नौबत आई हुई है। ठीक है ना? तो ये था हमारे पास डेट फैक्टरिंग, और बहरहाल अनस ने जो है वो 80 लाख रुपए लेके सिविक भी ले ली, फिर भी बेचारे के इस्तेखारे में ना आ गई। अच्छा, मूविंग ऑन, अब हम लोगों के पास दो और मेथड्स भी हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज के अंदर। एक और मेथड जो है वो है बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ये तो बड़ा ही आसान है। बहुत सारे बिजनेसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी फैक्ट्री है, अब मेरी फैक्ट्री में मेरे पास 1 करोड़ पे पड़ा है वर्किंग कैपिटल के लिए। अब मुझे रॉ मटेरियल भी खरीदना है, मुझे रेंट भी देना है, वेजेस भी देनी है, सैलरीज भी देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, सब कुछ देना है। अब अगर मैं रेंट वेजेस सैलरी सारे एक्सपेंसेस पे ऑफ करता हूं तो रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं बचता, और अगर रॉ मटेरियल खरीद लेता हूं तो मेरे पास सारे एक्सपेंसेस के लिए पैसा नहीं बचता। अब मैं बड़ा परेशान हूं, करूं तो क्या करूं? दुनिया में 90% से ज्यादा बिजनेसेस, उनकी प्रायोरिटी क्या होती है जब उनके पास लिमिटेड कैश होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने लिमिटेड कैश को यूज कैसे करते हैं कि रेंट वेजेस सैलरीज बिल्स इन सबको कैश में क्लियर करते हैं। अब कैश में क्लियर करते तो रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं बचता, तो वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर को या सप्लायर को बोलते हैं भाई हमें 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना 3 महीने के लिए उधार पर माल दे दो। उधार पर माल आ गया, रेंट वेजेस सैलरी तो दे दी थी, वो कैश में दे दी, दोनों कंबाइन हुए, प्रोडक्ट बना, बेचा, पैसे आ गए। अब जब पैसे आ गए तो रॉ सप्लायर को उधार के पैसे दे दिए जो उधार का माल लिया था, बाकी रेंट वेजेस सैलरीज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए फिर पैसे दे दिए, वापस से उधार पे माल ले लिया, फिर टी शर्ट बनाया या जो भी बिजनेस है प्रोड्यूस किया, फिर बेचा। इस तरीके से बिजनेसेस का साइकिल चलता है। तो मेजॉरिटी बिजनेसेस जो है वो बैंक लोन लेने के बजाय वो कोशिश करते हैं कि उधार पर माल ले लें। उधार पर माल लेने का मतलब यही है, अब मैं बैंक से जाऊं लोन लूं, लोन लेकर मैंने क्या करना था, रॉ मटेरियल ही तो लेना था ना, तो इससे अच्छा ये था कि मैं बैंक से लोन लेने के बजाय सप्लायर से डायरेक्ट उधार पर माल ले लूं, टाइम भी बच गया और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की चीज़ों से फटीक से भी मैं बच गया। तो ये भी एक तरीका होता है फाइनेंस रेज करने के लिए। पैसा नहीं हो रहा, पैसे से रॉ मटेरियल नहीं खरीदना था ना, तो सप्लायर से उधार पर रॉ मटेरियल खरीद लो, ये भी एक तरीका होता है। फायदे भी हैं, नुकसान भी है। पहला फायदा क्या है, इमीडिएट इशू रिजॉल्व हो गया, यानी आपको इमीडिएट बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अब मैं बैंक जाता, सिक्योरिटी रखवाता, बैंक को बिजनेस प्लान देता, ये करता वो करता, 100 फटीकों से मैं गुजरता, बैंक पैसा देता, वो पैसा लेके मैं सप्लायर के पास या प्रोड्यूसर के पास जाता, रॉ मटेरियल लेता, इतने सारे चक्कर करने के बजाय मैं डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास गया, मतलब प्लीज रॉ मटेरियल दे दो ना उधार, उसने दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, दूसरा फायदा, सिक्योरिटी भी नहीं रखवानी पड़ती। बैंक के पास जाओ तो बोलेगा घर के पेपर, गाड़ी के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर, ये पेपर वो पेपर, सिक्योरिटी कोलैटरल गिरवी रखवाओ फिर लोन मिलेगा। उधार पर माल मिलने के लिए कोई चक्कर नहीं होता ऐसा, बगैर गारंटी सिक्योरिटी रखवाए हुए माल मिल जाता है। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं इसके। पहला नुकसान,
आपको उधार पर माल हमेशा महंगा मिलेगा। अगर 1 करोड़ रुपए की चीज है, आज अगर मैं मार्केट में गाड़ी खरीदने जा रहा हूं 1 करोड़ पे, ठीक है, अगर मैं फौरन दे दूंगा तो 1 करोड़ रुपए, अगर मैं महीने बाद पैसे दूंगा तो बंदा बोलेगा भाई 1 करोड़ 10 लाख रुपए। उधार पर माल हमेशा महंगा मिलता है। क्यों महंगा मिलता है? लॉजिक है। आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल करके समझाता हूं। मेरे पास 100 रुपए है, टोटल 100 रुपए है, ये मेरा वर्किंग कैपिटल है। मैं रोज मार्केट जाता हूं, 100 रुपए का टी शर्ट खरीदता हूं, लाता हूं, उसको 10 रुपए में, 110 रुपए में बेच देता हूं। 10 रुपए मेरा प्रॉफिट, पार्टी घर ले गया। अगले दिन फिर गया, 100 रुपए लेके टी शर्ट खरीद के लाया, 110 में बेचा, 10 रुपए घर ले गया, पार्टी, 100 रुपए का फिर मैंने टी शर्ट बेच दिया। ये जो है, ये मेरा रोज का प्रोसेस है। ये जो है, ये मेरा रोज का प्रॉफिट है, प्रोसेस है। मैं रोज इस चीज पे चल रहा हूं, मैं रोज इस चीज के ऊपर चल रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं रोज जो है वो 100 रुपए खर्च करता हूं, टी शर्ट खरीदता हूं, 110 में बेचता हूं, 10 रुपए मेरी पार्टी। तो रोज का 10 रुपए कमा रहा हूं, महीने का 300 रुपए कमा रहा हूं। एक दिन मेरा दोस्त मेरे पास आया, मुझसे कहता है यार मुझे टी शर्ट दे दो 110 में। मैंने बोला अच्छा, ले लो। लेकिन वो कहता है मैं आपको पैसे दूंगा 1 महीने बाद। अब मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास तो टोटल 100 रुपए है, मैं महीने में रोज इसको बेचता हूं, 300 रुपए कमाता हूं। अगर इसको 1 महीने के लिए उधार पे दे दिया तो मैं 10 रुपए कमाऊंगा, वरना मैं 300 रुपए कमा सकता था। तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको बोलूंगा भाई देखो, ये प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। सिंस आप मेरा प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो मेरा वर्किंग कैपिटल आपके पास आ गया। अब मेरा वर्किंग कैपिटल आपके पास है तो मैं यूज तो नहीं कर पा रहा, मेरा तो नुकसान हो रहा है। तो हर बिजनेसमैन जब किसी और को अपना सामान देता है तो वो इस चीज को अज्यूम करता है कि यार ये मेरा वर्किंग कैपिटल इसके पास जा रहा है। अब अगर इसके पास जा रहा है तो ये मेरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड है। जितने दिन तक ब्लॉक्ड है, उस दिन, उतने दिन में मैं कितना पैसा कमा सकता था, तो वो पैसे उससे रिकवर करो। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैं अगर इसको दे रहा हूं तो ये 1 महीने के लिए लेके जा रहा है, तो 100 रुपए की टी शर्ट तो 100 रुपए तो चाहिए चाहिए। और 1 महीने में मैं 300 रुपए कमा लेता, तो अगर मैं इसको 1 महीने के लिए दे रहा हूं तो मुझे कम से कम भी 1 महीने बाद 400 रुपए वापस करने चाहिए। ये मेरी मिनिमम फीजिबिलिटी बनती है। वो बोले नहीं और इतने ज्यादा पैसे ले रहे हो। मैं बोलूंगा सॉरी भाई, फिर ना लेके जाओ। मैं क्यों दूं तुमको 1 महीने के लिए उधार पे? मैं रोज का खरीदूं, रोज का बेचूं, रोज 10-10 रुपए कमाऊं, 300 रुपए मैं वैसे ही कमा लूंगा। ठीक है ना? तो इसी वजह से उधार पर मिला हुआ माल महंगा होता है। एंड देन उधार पर माल मिलने के लिए एक रीजन ये होता है कि पीआर के बेसिस पर माल मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, बगैर गारंटी के माल मिल रहा है, तो कोई पागल है बगैर गारंटी के माल देगा? लोग माल उसी को देते हैं जिसके साथ रिलेशनशिप होती है। आज अगर मैं जितना भी पुराना टीचर हूं, जितना भी बड़ा टीचर हूं, मैं अगर मार्केट में चले जाऊं, होलसेल मार्केट में जहां प्लास्टिक या उस तरह की कमोडिटीज मिलती है, मेरी शक्ल देख के मुझे 10,000 का कोई उधार नहीं देगा, बोलेगा तुम भाग गए तो। लेकिन मेरा कोई दोस्त है जो सदर में काम कर रहा है या जोड़िया बाजार में काम कर रहा है, प्लास्टिक की मार्केट में काम कर रहा है, उसकी पीआर इतनी, उसके एक फोन पे उसको 50 करोड़ का माल मिल जाता है उधार पे। बात समझ आ रही मेरी? तो पीआर के बेसिस पे माल मिलता है, रेगुलर बंदे को माल नहीं मिलता। तो यहां पर हमें एक चीज ये भी नजर आती है कि पीआर के बेसिस पे अगर माल मिल रहा है तो स्टार्टअप बिजनेसेस जो हैं उनको बड़ी परेशानी होगी उधार पर माल मिलने की। कोई नया नया है, रिलेशनशिप बनी नहीं होगी सप्लायर्स के साथ, तो उधार पर माल बहुत मुश्किल से मिलेगा। एंड देन फाइनली हम लोगों के पास एक और ऑप्शन भी है, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है ना? ये तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा नहीं। आपको पैसे चाहिए, आप बैंक के पास जाओ, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने का लोन ले लो। इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं। शॉर्ट टर्म लोन मिल भी जल्दी जाता है, तो इंस्टेंटली अवेलेबल, पैसा भी मिल गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन में नुकसान क्या है? रिटर्न करना है, और जब रिटर्न करना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी देना है। तो ये कुछ ऑप्शंस है हम लोग के पास अवेलेबल शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर।